दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेन एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए, जीएस के लिए और सीसेट के लिए उसकी बात करेंगे। उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अभी होता क्या है कि अभी तक आपने जितना पढ़ाई किया होगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक आप एग्जाम में जो टेम्परामेंट के हिसाब से जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर उस स्ट्रेटजी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी तक नहीं पहुंच रहे, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को देखना है, आगे जाना है, तो उस सबका जो प्रोसेस होता है, जो स्ट्रेटजी होता है, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी 4 बार प्रीलिम्स निकालने का मेरा अनुभव है, तो एक जो जो मैं लगातार करता रहा हूं और उसी स्ट्रेटजी को अपनाकर लगातार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया। तो एग्जाम के प्रेशर में भी आप इसी ट्रिक को अपनाकर, इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट वाला क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करें, क्योंकि उसी पर पूरे एक तरह से डाउट क्रिएट हो जाता है। कुछ बच्चे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो उनको उनके वो अपना स्ट्रेटजी लेके चलते हैं कि 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बच्चे की स्ट्रेटजी होती है, जो करेक्शन होता है, जो एक्यूरेसी होती है, वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो फिर अपर लेवल तक चलते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह से यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिस तरह से क्वेश्चन का टफनेस बढ़ता जा रहा है साल दर साल, तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि एक फिक्स लेवल तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, ताकि पेपर बहुत टफ भी हो तब भी कट ऑफ को इजीली क्वालिफाई किया जाए, और अगर आसान भी हो तब भी कट ऑफ को क्रॉस कर सके। तो उस वे में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एक्चुअली में, उसको डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो पहले मैं जीएस की बात करूंगा कि जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले किस पोर्शन को ज़्यादा अप्रोच करे, स्टार्ट कहाँ से करे, उसको डिस्कस करना है। फिर जीएस को खत्म करने के बाद सीसेट में आ जाएंगे। सीसेट में देखेंगे कि सीसेट में मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ को क्वालिफाई किया जा सके। तो उस तरीके से उसको बात को रखना है, समझना है। पहले मैं जीएस की बात करता हूँ कि जीएस को लेकर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए, जनरल स्टडी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेन जो हमारा डिस्कशन का पोर्शन है यही। जनरल स्टडी में जो कॉमन बात क्या है जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें जो टाइम अलॉट होता है वो भी आपको पता है 2 आवर्स होते हैं। ये हर हर एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन होते हैं। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम होता है। इन्हीं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को लेकर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए उसी तरीके से, और जो बचे हुए 15 दिन है, ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप कुछ नया नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रेटजी को बूस्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि किसी भी परिस्थिति में आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सके, उस पर स्टिक रह सके, उससे डेविएशन आपका ना हो। तो उन चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब देखिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, और एक और स्ट्रेटजी की बात करूँगा जो जनरली बच्चों के बीच काफ़ी फेमस है। जो इस कुल मिला के 2 स्ट्रेटजी की बात करेंगे। पहली स्ट्रेटजी जो मेरा खुद का स्ट्रेटजी है, और ये एक तरह से बिल्कुल टेस्टेड है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, बिल्कुल अटपटा टाइप का नहीं है। और ये अगर आप कितना भी प्रेशर, कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा, अगर इस स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं तो आप कायदे से क्वेश्चन जो कट ऑफ है उसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे। फिर मैं सेकेंड स्ट्रेटजी की भी बात करूँगा। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके अकॉर्डिंग ठीक लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है वो इस चीज़ का है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो मैं क्या करता था, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया तो मैं पहले 5 मिनट कोशिश करता था कि पूरे क्वेश्चन पेपर को पलट लूँ। पहले 5 मिनट आप पूरा टाइम दीजिए क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। देखने का मतलब ये नहीं कि आप एक एक करके क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहले 100 से पहले पेज से लेकर जो लास्ट पेज तक है आप उसको पलट लीजिए, और मोटा मोटा ओवरव्यू देख लीजिए कि क्वेश्चन का जो लेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, जो टफनेस है, वो किस टाइप का है। 5 मिनट में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का टफनेस क्या है। जैसे 2022 का जो पेपर देखेंगे आप, तो उसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था बहुत ज़्यादा टफ था। वो एक एक पेज का क्वेश्चन था उसमें तो पेपर काफ़ी टफ हो गया था। फिर उसी तरह 2021 का देखेंगे तो उसमें बहुत, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उतने नहीं थे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे उसमें, और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा था। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा था तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाते हैं। देखने से लगा कि बहुत आसान क्वेश्चन, आसान पेपर बनाया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे, जब डेप्थ में जाएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। तो लेकिन पूरा एक बार ओवरव्यू जरूर ले लेना चाहिए शुरुआत के 5 मिनट में, ताकि आपका माइंडसेट उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए, ठीक है। तो पहला 5 मिनट आपको एक तरह से ओवरव्यू के लिए देना चाहिए। पेपर को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि पेपर में एक्चुअली में किस तरह से अप्रोच करना है, क्वेश्चन का जो टफनेस है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो किस प्रकार का है।
फिर उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट रीडिंग। देखिए अब क्या करना है, अब जैसे मैं क्या करता था, 5 मिनट पहले क्वेश्चन को देख लिया, पता चल गया कि क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन चैप्टर को इन टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया, जो ओवरव्यू एक तरह से हर पेज को पलटने पर आइडिया मिल जाता है। तो मैं फर्स्ट रीडिंग करता था और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता था, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके 100 तक पहुँचता था पहली बार में। अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता था, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करके बनाते जाते हुए, पहला क्वेश्चन था उसको पढ़ा देखा कि अगर क्वेश्चन बनने लायक है तो उसको बनाता था, फिर उसी में टिक भी करता था, और क्वेश्चन अगर बहुत टफ है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ता था। तो पहले रीडिंग में क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन आपको इजीली बन रहा है, जो क्वेश्चन लगता है कि आसान है, जो थोड़ा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कहीं आपने उसको सुना हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप उसको पहले रीडिंग में ही अटेम्प्ट करिए और कुछ आंसर निकाल लीजिए, आंसर तक पहुंच जाइए। भले आपको डाउट क्रिएट हो रहा है लेकिन एक आंसर तक पहुंच जाइए आप, कि मेरा आंसर तो ये है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है तो सेकंड रीडिंग में उसको देखा जाएगा, लेकिन आंसर तक जरूर पहुंचना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही टफ होंगे, बिल्कुल ही आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप उसको पहले रीडिंग में स्किप कर लीजिए। तो फर्स्ट रीडिंग में मैं कोशिश करता था कि 1 से लेकर 100 तक जाता था, और इसमें मान के चलता था कि मैं 1 घंटे तक पूरा टाइम देता था। 1 घंटा तक, मोटा मोटा 1 घंटा लग भी जाता था, और मैं कोशिश भी करता था कि 1 घंटे में ही फिनिश कर लो। तो उसी स्पीड से पढ़ता भी था, बहुत ज़्यादा टाइम देता नहीं था। फिर उसके बाद क्या करता था, उसके बाद मेरी सेकेंड रीडिंग होती थी। सेकेंड रीडिंग फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक। अब क्या होता था कि जब पहली रीडिंग मैंने किया और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन मुझे लगा बहुत आसान है, क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और जिसमें कोई डाउट ही नहीं था कि इसका आंसर इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को छांटने के बाद वैसे क्वेश्चन को मैं बबल करना स्टार्ट कर देता था, बबल्स को शुरू कर दिया। अब जैसे मान लीजिए पहले फर्स्ट रीडिंग में आपने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपने बनाया, तो पता चला कि 30, लगभग मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको लगा कि इजीली बन सकता है। तो 30-35 क्वेश्चन अगर बन रहा है, इजीली क्वेश्चन है, वो आपने पहले रीडिंग में उसको बना लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो उसको बबल्स कर लीजिए, फिल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सेकेंड रीडिंग में सेकेंड रीडिंग में बबल्स स्टार्ट हो जाना चाहिए, और इसमें क्या होगा, कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट हो रहा है उसको भी अटेम्प्ट करिए, उसको भी जो आपका मेथड्स है, जो टेक्निक है, ट्रिक्स एंड टेक्निक है, उसको यूज करके, मतलब छोड़ना नहीं है, जितना क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको सेकंड रीडिंग में विथ बबल्स के साथ कर लेना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट इसी रीडिंग में हो जाना चाहिए। अटेम्प्ट का मतलब क्या, बबल्स भी हो जानी चाहिए। जो गोला है ना, आप गोला कर दीजिए, गोला कर दीजिएगा। अगर गोला कर देंगे, अगर चूंकि पहला रीडिंग हो चुकी है, पहले रीडिंग में आपने क्वेश्चन को देख भी लिया, जब दोबारा देख रहे हैं दूसरा रीडिंग हो रहा है आपको, उसमें बहुत चूंकि डाउट क्रिएट हो रहा था पहले रीडिंग में ऐसे क्वेश्चन में, और जब दूसरा रीडिंग करेंगे तो उसको डाउट को क्लियर कर रहा है, किसी एक बिंदु पर आपको पहुंचना है। भले आपको लगता है कि आंसर उसका वो सही नहीं है, लेकिन कुछ तो मारना ही है, तो आप इसको छोड़ तो नहीं सकते ना। अगर बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि मैं परसों मारूंगा, कल मारूंगा, बाद में मारूंगा, रूम पर जाके मारूंगा। आपको अटेम्प्ट तो वही करने हैं, तो कुछ ना कुछ तो आंसर मारना ही है। तो फिर आपको जो लगता है आंसर होगा उसी हिसाब से उसको टिक कर लीजिए सेकेंड रीडिंग में। ठीक है। अब इसमें थर्ड रीडिंग होती है। देखिए सेकेंड रीडिंग में हो सकता है 1 घंटा आपका चला गया फर्स्ट रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में आप कोशिश करिए कि 30 से 40 मिनट इसमें दे दीजिए सेकेंड रीडिंग में आराम से। फिर बच जाएगा अगला आपका 20 मिनट्स। ठीक है। अब इन 20 मिनट्स में जो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, जो बहुत ही आपको लगा कि इसके बारे में तो दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है, कोई सुना हुआ चीज़ नहीं है, पढ़ा हुआ चीज़ नहीं है, बिल्कुल अननोन टाइप का है, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि वो अगले बचे हुए जो लास्ट 20 मिनट्स है उसमें उसको अटेम्प्ट करिए, कुछ ट्रिक्स लगाइए, कुछ मेथड्स लगाइए, कुछ क्लूज वहाँ से मिल रहा है उसको उठाइए, उसको चिपकाइए, क्वेश्चन को छोड़िए मत। अगर अटेम्प्ट हो सकता है, अगर आप 50-50 भी एलिमिनेट कर रहा है तो उसको अटेम्प्ट करिए। दो चार चार ऑप्शन में से अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, दो बच रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उसको तो छोड़ना किसी भी परिस्थिति में नहीं है। इवन एक भी एलिमिनेट कर दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है बचे हुए 3 ऑप्शन में, और कुछ कंक्लूजन तक आप पहुंच रहे हैं कि मेरा ये स्ट्रेटजी, ये अप्रोच है और इस तरीके से देखें तो ये आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं, कुछ क्लू आपको मिल रहा है, तो भी रिस्क लेकर अटेम्प्ट करिए, छोड़िए मत। छोड़ने से बेहतर है आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो आपके 2 नंबर कुछ नहीं मिलने जा रहा है।
लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे और अगर सही हो गया तो 2 नंबर बैठे बैठे मिल जाएगा। गलत होगा तो कितना कटेगा, वन थर्ड, 0.66 कटेगा। लेकिन मिल कितना रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा वेटेज क्रिएट कर देता है। तो इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन प्रश्न है उसको अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, आपने तीनों रीडिंग कर लिया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, और जब पूरा बबल्स क्रिएट हो गया, बबल्स एक तरह से आपने गोला कर लिया है, तो तीनों रीडिंग करने के बाद, पूरा टाइम होने के बाद, आप कोशिश कीजिए कि कम से कम जो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन है वह 85 प्लस तक हो। 85 प्लस मतलब 85 से ऊपर ही होना चाहिए, चाहे पेपर कितना भी टफ हो या कितना भी आसान हो। बहुत टफ पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, तो सीधी सी बात है कट ऑफ भी नीचे जाएगा। लेकिन क्वेश्चन टफ है तो आप कोई भी क्वेश्चन किस बेसिस पर छोड़ेंगे कि ये क्वेश्चन आता नहीं है। जब क्वेश्चन आता ही नहीं है, जब क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं बचता। तो कुछ ना कुछ लॉजिक क्रिएट करिए, कुछ ना कुछ जो माइंडसेट है, जो मेथड्स है, जो ट्रिक्स है, कुछ क्लूज मिलेगा वहाँ से, उसको लगा के उसको अटेम्प्ट करिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अब जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप रिस्क लेके बना रहे हैं, तो क्वेश्चन गलत होने के भी चांस बहुत हो जाएंगे ना। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ आ नहीं रहा है, रिस्क लेके मार दिया, तो हो सकता है कि क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो, कट ऑफ क्रॉस क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो उसी में से हो सकता है कि अगर ट्रिक आपका सही बैठ गया तो क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। जैसे 2023 का ही पेपर था, तो उसमें पेपर बहुत टफ था। तो जैसे ही पेपर टफ दिखा, जैसे ही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे बहुत टफ लगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं कम अटेम्प्ट करूंगा, अगर अगर गलत हो गया तो मैं कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कोशिश किया, उसी टाइम मैंने स्ट्रेटजी चेंज किया, और लगभग लगभग 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसीलिए कट ऑफ भी क्वालिफाई कर गया। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन को सही होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ गया, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करता तो सही होने के चांसेस भी कम हो जाते। तो इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होता है कि 85 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप पेपर, वहाँ पर आप एक तरह से माइंडसेट, टेम्परामेंट, स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बहुत टफ है तो अगर बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन बढ़ाना चाहिए, 85 प्लस से ज़्यादा जाना चाहिए, तो जाइए। अगर क्वेश्चन आसान है तो उसी समय चेंज करिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 85 से नीचे नहीं रहना चाहिए। तो ये था मेरा स्ट्रेटजी, पहला स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ लगातार 4 वर्ष से, और काफ़ी ये मेरे लिए हेल्पफुल भी रहा है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं दूसरा स्ट्रेटजी की बात करूँगा, जो मेरे कुछ दोस्त उसको फॉलो करते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सेकेंड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। सेकेंड स्ट्रेटजी में भी शुरुआत के 5 मिनट तो वही करना आपको, ये तो दोनों में मस्ट है। शुरुआत के 5 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू ले लीजिए। शुरुआत के 5 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन पेपर के 1 से लेकर 100 तक आप एक बार जरूर देख लीजिए, एक नज़र से तो उसको क्रॉस कर ही लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस क्वेश्चन का जो लेंथ है, जो एक तरह से डेप्थ है, वो कितना है, तो एक आइडिया वो मोटा मोटा लग जाता है। दूसरा क्या करना है, अब एक 5 मिनट यहाँ दे दिया। अब अगला जो टाइम होगा फर्स्ट रीडिंग में, यहाँ से स्ट्रेटजी इसकी चेंज हो जाती है। जब फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से मत करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से मत करिए, बल्कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जो इस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, वहाँ से शुरू करिए। जैसे बहुत बच्चों का बहुत मजबूत सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, तो वो जैसे ही पेपर में जाते हैं और पहले 5 मिनट तक ओवरव्यू लेने के बाद उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ किन किन सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो स्टार्ट क्या करते हैं, सीधे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से जंप नहीं करते, सीधे जंप कर जाते हैं पॉलिटी के सेक्शन पे, कि पॉलिटी के क्वेश्चन कितने आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर उसके बाद इकोनॉमी के, फिर जिस जिस तरह से आपका स्ट्रेंथ एरिया है उस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करिए। यानी क्या करना है, यहाँ पे दिखाता हूँ। यानी फर्स्ट रीडिंग में आप अपने मजबूत पोर्शन पर पहुँच कर स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस सब्जेक्ट पे जाइए। और जैसे मैं ऑर्डर बताता हूँ, तो जैसे पॉलिटी अटेम्प्ट कर लीजिए, पहले पहले पॉलिटी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट चले जाइए इकोनॉमी पे, इकोनॉमी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर तीसरा आप जा सकते हैं साइंस एंड टेक के, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक पे जा सकते हैं। फिर आगे जा सकते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे जा सकते हैं। अगला आप जा सकते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। और लास्ट में आप अटेम्प्ट करिए हिस्ट्री।
देखिए, हिस्ट्री को तो मैं लिस्ट प्रेफरेंस देता हूँ, ज़्यादा महत्व देता ही नहीं हूँ, ना स्टडी के पर्पस से, ना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पर्पस से, क्योंकि क्वेश्चन इतने फैक्चुअल होते हैं, इतने उसमें एक तरह से बहुत फैक्ट्स क्रिएट हो जाता है, बहुत उतना याद रहता नहीं किसी को, तो क्वेश्चन के गलत होने के भी चांस हो जा कम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मॉडर्न इंडिया के हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के हैं, जो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कॉमन सेंस यूज करके, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, फर्स्ट रीडिंग में पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह से छाट के आप अटेम्प्ट कर लीजिए। और इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद सेकंड रीडिंग में क्या करना है आपको, इसमें दो ही रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग आपने इस तरह से कर लिया पूरा, और इसमें आपको मान के चलिए कि 1 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट तक आप दे रहे हैं, पूरा टाइम दीजिए। लेकिन जैसे ही सेकंड रीडिंग आ रहे हैं तो यहाँ से आप बबल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, बबल्स करना शुरू कर दीजिए। इसमें भी क्या हुआ होगा कि पहले रीडिंग में कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बने होंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आपने स्किप किया होगा सेकंड रीडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग में जब आपको टाइम मिलता है और जब आप जो बचा हुआ टाइम है और जो क्वेश्चन आपने पूरा एक तरह से 100% श्योर के साथ, जो एक तरह से आपको लगता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, और आपने जो छाट रखा है आंसर को, तो उस तरह से फिल करते हुए आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है उसको होल्ड करिए, और उसको सेकेंड रीडिंग में बबल्स करने के साथ ही आप एक तरह से भरना शुरू कर दीजिए, उसको बनाना शुरू कर दीजिए। बबल्स जैसे पहला, जैसे हमने पॉलिटी के क्वेश्चन उठाए, उसमें 10 क्वेश्चन है मान के चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने बना लिया है, उसको लग रहा है कि आपका आंसर यही होना चाहिए, तो पहला सी। दूसरे में डाउट था, आपने दूसरा छोड़ रखा है, तो आप दूसरा छोड़ना नहीं है। आप सेकंड रीडिंग में आप उसको कुछ ना कुछ आंसर बनाइए। अगर आप बनाना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसी बार में अटेम्प्ट कीजिए, आप उसको बाद में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो कुछ अगर आपको लगता है कोई कंक्लूजन, कोई मेथड्स, कोई ट्रिक्स यूज़ करके लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उसको मार्क करिए और उसको बबल्स करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से सेकंड रीडिंग में पूरा आपका पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन वही नंबर ऑफ क्वेश्चन, अभी भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 85 अटेम्प्ट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। ये सोच के कभी मत जाइए कि मेरे को अगर मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो मैं 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूँगा, अगर गलत हो गया तो कल कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम में, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। और जब सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं जिसके बारे में आपको बहुत आइडिया नहीं है, आपके कॉमन सेंस के यूज़ करके ही बनाने हैं, आपके मेथड्स को यूज़ करना है, ट्रिक्स को यूज़ करना है, टेक्निक को यूज़ करना है, जब यही सब करके क्वेश्चन बनाने हैं, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका लॉजिक ठीक ना बैठे, और जब लॉजिक ठीक नहीं बैठेगा तो कट ऑफ भी क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत लॉजिकल होगा। और मैं अपने चारों बार के अटेम्प्ट के अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि मैंने चारों बार 95+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और चारों बार इजीली क्वालिफाई कर लिया। यही रीज़न है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी सेट। सी सेट को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए, सी सेट में जो कॉमन बात है उसको हम मार्क कर लेते हैं। इसमें ही पता है आपको, क्वेश्चन जो होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है 2 आवर्स, इसमें भी होते हैं 80 क्वेश्चन, 2 घंटे टाइम मिलता है। और सी सेट के जब ब्रेक करेंगे तो इसमें 3 पोर्शन मिलते हैं। पहला पैसेज, दूसरा आपको पता है मैथ्स होते हैं, और तीसरा आपको पता है रीजनिंग होता है। ठीक है, अब देखिए, टाइम है आपके पास 2 घंटा, इसी में यूज़ करना है। फिर मैं कहूँगा सी सेट में सबसे बड़ा एडवांटेज इस बात का नहीं होता है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा की फैक्टर जो होता है सी सेट के लिए, उन क्वेश्चन को पहचानना जिन क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्योंकि जो 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें इतना पेपर की जो मोटाई होती है बहुत मोटी होती है, तो आप इजीली क्वेश्चन को छाट ही नहीं सकते। और अगर आप शुरुआत से क्वेश्चन बनाने लगे, जो जीएस की स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देंगे, तो ये स्ट्रेटजी यहाँ फेल कर जाएगा। तो मैं क्या करता था शुरुआत के 10 मिनट आराम से पेपर को ओवरव्यू करता था, और ज़्यादातर ओवरव्यू में पूरा टाइम देता था मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में। और मैथ रीजनिंग में हर साल सी सेट कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछती है जो बहुत बेसिक लेवल का होता है, बहुत आसान होता है। ज़रूरी है कि आप उस क्वेश्चन को पहले छांट ले,
क्योंकि वो क्या होता है ना कि जैसे मैथ वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, आप क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और पता चला कि शुरुआत की क्वेश्चन ही बहुत टफ है, आप बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रहा है, टाइम आपका वहाँ किल हो रहा है। लेकिन जब आप लास्ट में पहुँच रहे थे, देख रहे हैं वहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन थे जिसको बनाया जा सकता था, लेकिन जब टाइम ही नहीं आपके पास, आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, स्किप हो गया। इसीलिए स्टार्ट करने से पहले आप ये छांट लीजिए कि मुझे किन किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मैं यही करता था, मैं मार्क कर लेता था, मार्क कर लेता था कि मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ना है। तो कोशिश करता था कि जो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है उसको मार्क करके तेजी से उसको निपटा लूँ, उसको कंप्लीट कर लूँ। मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में यही करते हैं। सारा खेल इसी चीज़ का है कि आप क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक से करिए। अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक तरीके से हो गया है तो आप एक घंटा प्लस, मिनिमम 1 घंटा तो देना ही है। 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट तक दे सकते हैं आप मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन को, और इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोशिश करना है कि 15 से 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हो जाए इन टाइम में। अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसका काम कंप्लीट हो जाता है। फिर बच जाता है पैसेज। मैं पैसेज को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि पैसेज बहुत की रोल प्ले कर रहा है अभी के हिसाब से। पेपर जिस तरह से, सीसेट का पेपर जिस तरह साल दर साल टफ होता जा रहा है, क्योंकि बिना पैसेज मैथ और रीजनिंग के दम पर आप सीसेट निकाल देंगे, ये बहुत असंभव वाली बात है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत टफ होता जा रहा है। इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे जब सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल बच्चे कैसे करेंगे? तो उनके लिए सहारा पैसेज ही बचता है। और फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप पैसेज को अटेम्प्ट करिए। और कितना टाइम बचा है? पैसेज में कम से कम आपको 35 से 40 मिनट तक देना चाहिए, और इसमें करीब 25 से 27 क्वेश्चन हर साल आता है। मैं तो कहता हूँ कि पैसेज पूरे अटेम्प्ट करिए, पूरे 27 के 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पैसेज पर जितना टाइम देंगे आप उतना आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि उसमें बनाना कुछ नहीं है, एक लॉजिक ही लगाना है। आप क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ के उसके दायरे में सोचते हुए आंसर निकालना है। तो पैसेज में क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं और क्वेश्चन जल्दी बन भी जाता है। इसलिए पैसेज में जितना आप पैसेज को जितना मजबूत बना सकते हैं उतना मजबूत बनाइए, और पैसेज के लिए टाइम सफिशिएंट बचा के रखिए। मैं कम से कम 35 से 40 मिनट पैसेज पर देता था, और इसका फ़ायदा ये होता था कि मैं 27 क्वेश्चन कोशिश करता कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, और 27 में से 24 या 25 क्वेश्चन सही भी हो जाते थे संयोग से। तो ये उसका आउटपुट है। अब चूंकि जब तीनों सेक्शन एक तरह से आपने डिस्कस कर लिया, बना लिया, तो अब सवाल उठता है कि इसमें टोटल क्वेश्चन मिनिमम कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, आपको पता है सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, और कट ऑफ कितना है इसका? 67 मान लीजिए। यानी उसके लिए 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, काट खुट के 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि मिनिमम क्वेश्चन आपको जो है वो 40 प्लस अटेम्प्ट करिए। 40 प्लस तब जब आपकी मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी अच्छी है, पैसेज में एक्यूरेसी अच्छी है। 40 से नीचे अगर अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी सेट आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि फिर उस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसेज को मिला के आप कर रहे हैं। और पैसेज हमेशा सही हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसेज को लेकर कन्फ्यूजन अभी जब कोचिंग का जब टेस्ट सीरीज जब आंसर की रिलीज होता है तो उसमें भी देखते हैं कितना डिविजन होता है, डिफरेंट कोचिंग के आंसर की डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इतना एक तरह से आप प्लस पॉइंट लेके चलिए कि अगर 4-5 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो भी मैं कट ऑफ के रेंज में हूँ, कट ऑफ के दायरे में हूँ। इसलिए मिनिमम 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम आप 50-52 तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत उतना टाइम होता नहीं है। तो कम से कम 40 प्लस तक आपको जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए। और स्ट्रेटजी वही है कि पहले मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को छांट लीजिए कि किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। आसान आसान क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, उसको मार्क करके पहले उसको बना के उसको खत्म कर लीजिए। फिर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं फिर उसको में से आप देखिए कि किसको मैं बना सकता हूँ। इतना करने के बाद आप 15 से 20 क्वेश्चन मैथ बनाइए मैथ रीजनिंग में। फिर बचे हुए 25 से 27 क्वेश्चन जो पैसेज का बचता है उसको पूरा टाइम दीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज अटेम्प्ट करें एक्यूरेसी के साथ। अभी जो 15 दिन का टाइम है उससे प्रीवियस ईयर के जो पैसेज के क्वेश्चन आए हैं कम से कम 4 से 5 साल तक पूरे पैसेज के क्वेश्चन लगा डालिए। जो माइंडसेट है, टेम्परामेंट है यूपीएससी के पैसेज पूछने का, उस क्रक्स को पकड़िए, उस इश्यूज़ को पकड़िए। 2023 का क्वेश्चन जो पैसेज वाला डिस्कशन है आप उसको लगाइए, उसको देखिए। जो मेथड्स है, ट्रिक्स एंड टेक्निक है, अगर आप आसानी तरीके से उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक से समझेंगे, तो पैसेज के क्वेश्चन गलत नहीं होते, सही हो जाते हैं, और आंसर तो उसके पैसेज में ही छिपे होते हैं। कभी कभी तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट बिना पढ़े हुए आप पैसेज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और जो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी है
उसको जो जो भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं कि मुझे एग्जाम में ये फॉलो करना है, ये तो मैंने अपना बताया और कुछ एक दोस्त जो दोस्त फॉलो करते हैं सेकंड स्ट्रेटजी जीएस के लिए उसको भी डिस्कस किया। लेकिन आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं या लगता है कि मुझे इस तरह से अप्रोच करना है, तो ये बेस्ट टाइम है, उसको फॉलो करते रहिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वो स्ट्रेटजी जब एग्जाम में आप उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग चले, तो आपको कुछ अलग ना लगे, कुछ अलग इशू क्रिएट ना हो जाए वहाँ पर। आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से होनी चाहिए कि मुझे इस तरह से करना ही है। आपको लगे कि मैं अपने रूम पर लाइब्रेरी में बैठ के क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, तो उस तरह से प्रेशर भी आपको मैनेज करना है। और क्वेश्चन कितना भी टफ हो जाए, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत एक तरह से प्रेशर में आना नहीं है। मान के चलिए कि सभी के लिए क्वेश्चन पेपर टफ है, और ये आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 2023 से ज़्यादा टफ होगा 2024 का पेपर, क्योंकि यूपीएससी हर साल पेपर को टफनेस बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय मिकलेश।